हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं वी डिजर्व यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि लॉ से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है द हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा गार्जियनशिप के बारे में, कुछ लोगों को पता भी होगा और साथ साथ में आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1819। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1819 जो है वो होल ऑफ द कंट्री में एप्लीकेबल तो है ही, प्लस में हिंदू और मुस्लिम सारे के लिए है। लेकिन उसी एक्ट को सप्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदूज माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 को लाया गया, जो कि 25 अगस्त 1956 को पास किया गया। करेक्ट। चलिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली माइनॉरिटी मतलब माइनर्स के राइट को, हिंदू के माइनर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट लाया गया था, जिसमें उस माइनर के गार्जियंस कौन होंगे, किस तरह के गार्जियन होंगे, कितने प्रकार के गार्जियनशिप होंगे और उनका क्या पावर होगा, इसी के रिगार्डिंग है। ये माइनर एक्ट है जो कि 1956 में आया था और इसमें टोटल सेक्शन जो है 13 सेक्शंस हैं, जिसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है दैट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ द माइनर्स राइट और माइनर्स इंटरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। ओके, चलिए, अब ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और उन सारे हिंदू लोगों के लिए एप्लीकेबल है और उन सारे हिंदू लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, लेकिन हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं, कंप्लाई करते हैं और इंडियन सिटीजन के तौर पे हैं। राइट, डोमिसाइल, हिंदू डोमिसाइल, राइट, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जो इस पार्ट में हम लोग इस एक्ट में के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो बेसिकली ये रहेगा कि क्या क्या चीज है, जैसे गार्जियन कितने तरह के होते हैं, गार्जियंस के पावर क्या होते हैं। करेक्ट, ये मेजर पॉइंट है इस एक्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू होता कौन है, किसे हिंदू कहा गया है इस एक्ट के अंतर्गत, या कौन है ऐसे जो जिनके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हिंदू जो हिंदुइज्म में पले बढ़े हैं, जिनका परिवेश हिंदुइज्म में है, हिंदुत्व के अंतर्गत है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। बुद्धिस्ट, जैन या जैनिस्ट या सिखिज्म, इन सारे रिलीजन को फॉलो करने वालों के साथ में भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। करेक्ट, तो ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेबिलिटी के रेस्पेक्ट में है। चलिए, इसमें माइनर जो होते हैं, माइनर किसे कहा जाता है, तो माइनर जिनका एज 18 ईयर्स का नहीं होता है, बिलो 18 ईयर्स है, वो माइनर कहे जाते हैं। जैसे ही वो 18 ईयर्स गेन करते हैं वो मेजॉरिटी या मेजर के एज में कन्वर्ट हो जाते हैं। करेक्ट। थर्ड पॉइंट है गार्जियन कौन होते हैं। गार्जियन वो पर्सन होते हैं जो एक चिल्ड्रन का केयर करते हैं, टेकिंग केयर नॉट ओनली इन रेस्पेक्ट टू देयर ग्रोइंग अप या ग्रोन अप या उनके भरण पोषण के लिए, बल्कि उनके प्रॉपर्टी को भी जो प्रोटेक्ट करते हैं या जिसका टेक केयर करते हैं या कह सकते हैं केयर टेकर के तौर पे हैं, वो सारे लोग गार्जियन कहलाते हैं या वो जो गार्जियन के डिफिनेशन के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि गार्जियन के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक पहला जो गार्जियन का टाइप होता है वो नेचुरल गार्जियन होता है। जैसे हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप, ये दोनों ही नेचुरल गार्जियन के तौर पे माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेप फादर और स्टेप मदर नेचुरल गार्जियन के तौर पे नहीं कंसिडर किए गए। सेकेंड जो गार्जियनशिप है या गार्जियन जो माने जाते हैं वो है विल के द्वारा अपॉइंटेड, एनी गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल। विल क्या होता है, तो विल एक लिखित डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि एक पर्सन के द्वारा सर्टेन चीज को लिखा जाता है, वो उसे विल कहा जाता है। करेक्ट, एक लेमैन की भाषा में आपको बता रहा हूं। सो एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ गार्जियन बाय विल इज कंसिडर्ड एज गार्जियन बाय विल। अब ये कौन करेंगे, तो जो व्यक्ति मरने से पहले कोई विल तैयार करता है, दस्तावेज तैयार करता है, जिसमें ये कहता है कि मेरे माइनर चाइल्ड का जो गार्जियन होगा वो मिस्टर एक्स होंगे,
ध्यान रखिएगा, एक्स, एक्स्ट्रा पर्सन कोई भी एक्स, तो वो होंगे गार्जियन बाय विल। थर्ड टाइप के जो गार्जियनशिप होते हैं, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, ये तो क्लियर कट है कि भाई कोर्ट के द्वारा जिसे भी गार्जियन मान लिया जाएगा वो गार्जियन माने जाएंगे। और फोर्थ टाइप का होता है ऐसे गार्जियन जो गार्जियनशिप के अंतर्गत, जो गार्जियन के डिफिनेशन के अंतर्गत जो काम आता है कि टेकिंग पर्सनल केयर ऑफ द माइनर एंड टेकिंग केयर ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, जो ये काम करते हैं किसी इनैक्टमेंट या किसी एक्ट या किसी कोड के तहत। करेक्ट। तो ये चार तरह के होते हैं, बेसिकली तीन ही होता है, लेकिन चौथा एक है कि भाई किसी न किसी तरह से कोर्ट या इनैक्टमेंट के थ्रू माने गए हैं कि वो गार्जियन है, तो वो भी कह सकते हैं कि अपॉइंटेड बाय द लॉ, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, तो वो उस कैटेगरी में चले आएंगे। करेक्ट। चलिए, अब यहां पे आता है कि ये तो हो गए नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन जो विल के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन। अब होता है कि नेचुरल गार्जियन का पावर क्या होता है ना, क्या पावर है, क्या कर सकते हैं। तो नेचुरल गार्जियन, बीइंग ए नेचुरल गार्जियन, जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारे केयर तो करते ही हैं जब माइनर हम लोग होते हैं, प्लस में हमारे नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे प्रोटेक्ट करने का भी उनका दायित्व बनता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रेज होता है कि माइनर का जो प्रॉपर्टी होता है उसके रेस्पेक्ट में हमारे नेचुरल गार्जियन के पास क्या पावर होता है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, नेचुरल गार्जियन विल डू ऑल द वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर्स और फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर्स इंटरेस्ट और माइनर्स प्रॉपर्टी। करेक्ट। हाउएवर दैट नेचुरल गार्जियन विल नॉट डू any such kind of things like mortgage, transfer, sale or gift of minor's property without the permission of the court। ठीक है, ये सेक्शन 6 में आप पढ़ेंगे। सेक्शन 6 जो है इससे रिलेटेड सेक्शन 6 और सेक्शन 8 ये आप पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है नेचुरल गार्जियन का। सेकंड जो है कि माइनर के प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हमारे नेचुरल गार्जियन उनके प्रॉपर्टी को लीज पे कितने साल तक या लीज पे दे सकते हैं कि नहीं। तो माइनर्स की प्रॉपर्टी को नेचुरल गार्जियन लीज पे दे सकते हैं विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब इन दोनों ही केस में, मॉर्गेजिंग हो, सेल हो, ट्रांसफर हो, लीज हो, कोर्ट का परमिशन तो चाहिए। लेकिन लीज के रेस्पेक्ट में कहा गया है कि अगर लीज पे लगाया जा रहा है, दिया जा रहा है कोई प्रॉपर्टी, तो वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होगा। राइट, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होगा, प्रोवाइडेड कि अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पे दिया गया है और वो 5 ईयर्स के लिए है, जो कि माइनर के मेजर एज को गेन करने के 1 साल बाद तक चलता हो, तो वो लीज वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब दैट काइंड ऑफ लीज विल बी वॉइडेबल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि माइनर का एक प्रॉपर्टी है, घर है, जिसे कि या जमीन है, वो किसी को लीज पे दिया गया 5 ईयर्स के लिए, और उस वक्त माइनर का एज 15 ईयर्स था। तो 15 ईयर्स के 3 साल बाद वो माइनर जो है मेजर बन जाएगा। तो 3 साल और 1 साल बाद, मतलब मेजर गेन करने के 1 साल बाद तक ही लीज किया जा सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर, नहीं तो मेजर गेन करने के 1 साल बाद तक। करेक्ट, whatever whichever is applicable at that time in fact and circumstances। तो 15 साल के एज में अगर 5 साल के लिए लगाया जाता है तो मान के चलिए कि वो 19 तक एज, मतलब 15 4 19 होता है ना, 19। सो आफ्टर गेनिंग द एज ऑफ मेजर ऑफ 18, 1 ईयर विल बी एक्सटेंडेड, मतलब अप टू 19 ईयर्स। सो 15 में जो लगा वो 4 साल के लिए ही मैक्सिमम लगाया जा सकता है। अगर वो 17 ईयर्स का है माइनर और उसे 5 साल के लिए दिया गया, तब भी 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, मतलब 19 में, मतलब 2 ईयर्स में ही वो लीज खत्म हो जाएगा। राइट। अब यहां पे है कि इन मॉर्गेजिंग और सेल एंड ट्रांसफर के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, अगर इसे ट्रांसफर कर देते हैं या गिफ्ट में दे देते हैं या मॉर्गेज कर देते हैं या कोई चार्ज क्रिएट करते हैं, तो ऐसे रेस्पेक्ट में उसका क्या स्टेटस होगा। तो दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट और दैट काइंड ऑफ मॉर्गेज विल बी वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर। मतलब माइनर जब चाहे उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। मतलब बोलेगा नहीं भाई, वॉइडेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि
ये जो है एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर, करेक्ट। ऑप्शन सेकंड है कि अगर लीज के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो लीज के रिस्पेक्ट में भी यही बात कहा गया है कि वो कोर्ट के परमिशन से तो करेगा ही, लेकिन जैसे ही मेजर एज होगा उसके 1 साल तक वो वैलिड होगा, उसके बाद वो वाइडेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है, वाइडेबल ही है ना। चलिए, अब इन सारे क्लाउजेज को अप्लाई करने का मतलब होता है कि नेचुरल गार्जियन विल टेक द परमिशन ऑफ कोर्ट टू इम्प्लीमेंट सच काइंड ऑफ मॉर्गेज, ट्रांसफर और क्रिएटिंग ऑफ चार्ज या गिफ्ट डीड व्हाटसोएवर, या सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी या लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट विल बी डन ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट at the instance at the certain condition that such kind of things is necessary for the benefit of the minor। मतलब या तो माइनर के बेनिफिट या माइनर के प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के रेस्पेक्ट में अगर ये क्या किया जा रहा है, मॉर्गेज, ट्रांसफर या गिफ्ट डीड या सेल या लीज, देन ओनली कोर्ट विल ग्रांट परमिशन। ठीक है, दिस इज द पावर, ये सेक्शन 8 में है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये गार्जियन लीगल जो नेचुरल गार्जियन कहते किसको है ना। तो नेचुरल गार्जियन जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो सेक्शन 6 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि माइनर बॉय और माइनर गर्ल, अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड, ध्यान रखिएगा अनमैरिड, यहाँ चूंकि हम माइनर की बात करेंगे तो माइनर वर्ड नहीं बोलूंगा बार बार। इन रेस्पेक्ट ऑफ बॉय एंड अनमैरिड गर्ल, हु विल बी द नेचुरल गार्जियन? Father will be the natural guardian, provided minor has the age of 5 years or below. Then the custody of the children or custody of the minor will be taken over by the mother. However, the guardianship will remain in the hand of father. Means only father will be considered as natural guardian. या इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड का गार्जियन कौन होगा? तो फादर होगा। ठीक है, बिलो 5 इयर्स के बाद बच्चे की बात होती है तो मदर विल बी द कस्टोडियन एज वेल एज गार्जियन ऑल्सो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑन द फादर। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, then who will be the natural guardian? Then mother will be the natural guardian of illegitimate boy or illegitimate unmarried daughter, and after that father will be the second natural guardian after mother। थर्ड है कि अगर adopted son है तो who will be the natural guardian? In case of adopted son or adopted daughter, or that too under unmarried daughter, then the father will be the natural guardian and after him mother will be the natural guardian, correct। and fourth point है वो है कि अगर कोई मैरिड गर्ल है, then मैरिड गर्ल, ध्यान रखिएगा माइनर की ही बात हो रही है, then in case of married girl who is minor, the natural guardian will be her husband। ध्यान रखिएगा हर हस्बैंड, मतलब हस्बैंड विल बी द, और इन जनरल सेंस हस्बैंड इज ऑलवेज नेचुरल गार्जियन ऑफ वाइफ पर से, करेक्ट। However, there is some limitation in this respect. What is the limitation? Limitation जैसे कि हमें अभी हम लोगों ने नेचुरल गार्जियन के पावर के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर्टी एज वेल एज माइनर्स के पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए नेचुरल गार्जियन इज इम्पावर टू सम रेस्पेक्ट, लेकिन अनमैरिड माइनर, मैरिड माइनर के रेस्पेक्ट में जो हस्बैंड हैं, और अगर वो भी हस्बैंड माइनर हैं तो उनका लिमिटेड पावर है, और वो पावर ये है कि माइनर हस्बैंड विल बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर वाइफ ओनली फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, not for minor wife's property interest, है ना। अगर माइनर प्रॉपर्टी, माइनर वाइफ के प्रॉपर्टी की रेस्पेक्ट की बात है तो माइनर हस्बैंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल गार्जियन, ओनली नेचुरल गार्जियन ओनली फॉर हर रेस्पेक्ट हु इज मैरिड एंड माइनर एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया
नेचुरल गार्जियनशिप के कैटेगरीज कि भाई नेचुरल गार्जियन किस रेस्पेक्ट में, कौन नेचुरल गार्जियन होगा, उसका क्या पावर होता है। करेक्ट। चलिए, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी था वो था टेस्टामेंट्री, मतलब गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल। राइट। अब इसको, इस सेक्शन को प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तो इस सेक्शन 9 में प्रॉपरली इस बात को डिस्कस किया गया है कि व्हाट विल बी द, हु विल बी द टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड व्हाट विल बी द पावर, है ना। चलिए, अब यहाँ इस रेस्पेक्ट में मैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ में सारे पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट जो है टेस्टामेंट्री, जो सेक्शन 9 में बोलता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में, कि टेस्टामेंट्री गार्जियन वो है जो कि विल के द्वारा अपॉइंट होता है। अपॉइंट जो करेंगे वो फादर होंगे, क्योंकि पहला प्रायोरिटी फादर को ही है। हर जगह हम लोगों ने देखा कि फादर इज द फर्स्ट गार्जियन, फादर इज द फर्स्ट गार्जियन, फादर इज द फर्स्ट गार्जियन, नेचुरल गार्जियन। ओनली इन वन रेस्पेक्ट, दैट इज इलेजिटिमेट सन और इलेजिटिमेट माइनर अनमैरिड डॉटर के रेस्पेक्ट मदर इज द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन। तो टेस्टामेंट्री गार्जियन विल के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तब वहां पे अब देखिए, जब कोई व्यक्ति मरने से पहले एक विल तैयार करके जाता है कि मेरे माइनर का जो गार्जियन होगा मिस्टर एक्स होंगे, राइट, देन आफ्टर डेथ ऑफ दैट पर्सन और आफ्टर डेथ ऑफ द फादर, एक्स विल बी कंसिडर एज नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर। करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ही विल बी द टेस्टामेंट्री गार्जियन। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, इफ आफ्टर द डेथ ऑफ द person or father, right, who has already appointed X as a guardian of the minor, is survived by his wife, then his wife will be the second natural guardian in spite of that कि X has been appointed। मतलब X will not be the guardian or guardian of that minor child। अपॉइंटमेंट होने के बाद भी, विल होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और किसी को अपॉइंट करके मरता है, तब भी उनके वाइफ जो हैं वही नेचुरल गार्जियन या टेस्टामेंट्री, या नॉट टेस्टामेंट्री बल्कि गार्जियन के तौर पे माने जाएंगे। करेक्ट। थर्ड पॉइंट है कि फादर की एक्सपायरी के बाद जो उन्होंने एक एक्स को अपॉइंट किया था टेस्टामेंट्री गार्जियन के तौर पे, लेकिन उनकी वाइफ जो है गार्जियन ऑलरेडी है, जिंदा है, अलाइव है, देन शी विल बी टेकिंग ओवर द चार्ज, है ना, गार्जियनशिप का चार्ज। लेकिन अगर मदर का भी या जो एक्सपायर्ड होंगे उनके वाइफ का भी डेथ हो जाता है और हर वाइफ या डिसीज्ड वाइफ जो है उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया विल में कि भाई कौन गार्जियन होगा, देन द एक्स विल बी द टेस्टामेंट्री गार्जियन और विल बी कंसिडर एज द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड बिकॉज डिसीज्ड फादर हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड हिम। करेक्ट। चलिए, फोर्थ पॉइंट है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फादर एंड सेम सिचुएशन में अगर मदर के एक्सपायरी से पहले मदर हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड वाई नॉट एक्स इज अपॉइंटेड बाय डिसीज फादर, expired father, but Y has appointed Y as the guardian of minor, then predominance will be of Y, not of X. Though he has been appointed by the deceased father. क्योंकि डिसीज फादर के बाद मदर का राइट बनता है एज ए गार्जियन, तो उनके पास सारा पावर है, तो पावर जिसके पास होगा वही किसी को ट्रांसफर कर सकता है ना। तो मदर के पास है तो मदर ने वाई को ट्रांसफर कर दिया, तो वाई हैज बिकम द माइनर, ये गार्जियन ऑफ द माइनर। करेक्ट। तो ये हो गया। तो ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया कि टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप में हु विल बी द गार्जियन। तो ये कंडीशन है, ये आप एक एक पॉइंट को करिएगा, यही सारे सेक्शन में लिखा हुआ। उसके बाद है टेस्टामेंट। मान लिए कि किसी अनमैरिड डॉटर के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करके चले गए हैं फिर डिसीज फादर या पेरेंट्स, लेकिन वो माइनर गर्ल हैज बिकम मेजर अनमैरिड या माइनर गर्ल has married, then appointed person will not be considered as guardian, but her husband will be considered as guardian, right? ये क्लैरिटी आ गया। मतलब ये नहीं है कि माइनर है और उसकी शादी नहीं हुई तो भाई अपॉइंटेड पर्सन विल बी द टेस्टामेंट्री गार्जियन, नो प्रॉब्लम। बट लेकिन उस लड़की की शादी हो जाती है, माइनर में ही मान लीजिए शादी हो जाती है, तो अपॉइंटेड पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गार्जियन बट हस्बैंड विल बी कंसिडर्ड एज गार्जियन। और वहां पे यह ध्यान रखिएगा, अगर वो माइनर हस्बैंड है
देन तो फिर तो पर्सनल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में सिर्फ गार्जियन, सो कॉल्ड गार्जियन कहलाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में नहीं। लेकिन हस्बैंड मेजर है, एज में है, above 18, राइट। इसका मतलब है कि he will be considered as actual or natural guardian of that married minor girl। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन सारे एक्ट में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है प्रोटेक्शन ऑफ माइनर एंड माइनर्स प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनर एंड माइनर्स प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इन सारे रूल रेगुलेशन में, जो कि टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप पे मैंने आपको डिस्कस किया, उसमें भी प्रायोरिटी हमेशा फादर की होती है, उसके बाद मदर की होती है, या उसके बाद अपॉइंटेड जो भी पहले हुए या जिनके पास पावर होल्ड रहता है उनके द्वारा अपॉइंटेड ही हो सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट एक है डिफेक्टो गार्जियन। द डिफेक्टो गार्जियन डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पावर। डिफेक्टो गार्जियन किसे कहते हैं? ऐसे गार्जियन जो माइनर की देखरेख कर रहे हैं, होता है ना सामाजिक दायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। किसी तरह से ना अपॉइंटेड है, ना कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड है, ना टेस्टामेंट्री गार्जियन के तौर पे, ना नेचुरल गार्जियन है, या किसी भी एक्ट के अंतर्गत वो गार्जियन नहीं कंसीडर किया जा रहा है। ही विल बी कंसिडर्ड एज डी फैक्टो ओनली फॉर द सेक ऑफ कि भाई ही इज अ केयर टेकर, सो ही इज डी फैक्टो गार्जियन, बट ही विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ पावर लाइक टेकिंग डिसीजन ऑफ माइनर्स मैरिज, है ना, टेकिंग डिसीजन ऑफ माइनर्स प्रोटेक्शन, टेकिंग डिसीजन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन या ट्रांसफर, नथिंग विल बी डन बाय हिम। ओके, तो ये हो गया माइनर्स के गार्जियनशिप के बारे में, किस तरह के क्या पावर है गार्जियन को। और अभी देखिए जॉइंट फैमिली अगर है, वहां पे कोई माइनर है, तो जॉइंट फैमिली में जो माइनर का इंटरेस्ट होता है उसमें कोई भी गार्जियन नहीं होता है, सिर्फ कर्ता जो होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, वही गार्जियन होते हैं सबके, और या वही डिसीजन लेंगे सारे प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। वहां पे कोई इस तरह का रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनका रूल या रोल डिफरेंट होता है, करेक्ट। तो ये टोटल 13 सेक्शन है इस एक्ट के अंतर्गत, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में, जो बेसिकली हिंदू से बिलोंग करने वाले, चाहे वो हिंदुइज्म से बिलोंग करने वाले हिंदू हों डायरेक्टली, या सिखिज्म को फॉलो करने वाले, या बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, या जैनिज्म को फॉलो करने वाले, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। और उस रेस्पेक्ट में कौन नेचुरल गार्जियन है, उनका क्या पावर है, या कौन टेस्टामेंट्री गार्जियन है, मतलब बिल के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन है, उनका क्या पावर है, इसके रेस्पेक्ट में डिस्कस किया गया। इन सारे एक्ट में एक चीज जो सेक्शन 13 बोलता है, वो बोलता है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज वेलफेयर ऑफ माइनर्स। सो वेलफेयर ऑफ माइनर्स विल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर द होल एक्ट और एक्टिविटीज ऑफ द गार्जियन। पूरे एक्ट का एक ही गोल है, वेलफेयर ऑफ माइनर, एंड पूरे एक्टिविटीज ऑफ द गार्जियन शुड बी द वेलफेयर ऑफ माइनर्स प्रोटेक्शन और माइनर्स प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। माइनर कभी कोई गार्जियन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के रेस्पेक्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, देन दैट कॉवेनेंट या दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इनफोर्सिबल अगेंस्ट द माइनर। हाँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट और फॉर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो कि माइनर को प्रॉफिट होगा, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, या उसको बेनिफिट मिलेगा, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी हु हैज मेड द कॉन्ट्रैक्ट, बट नॉट इन रेस्पेक्ट टू द माइनर, एंड एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग एल्स, है ना। सो दिस इज द एक्ट विच हैज बीन एम्फसाइज्ड। सो आप लोग एलएलबी कोर्स कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां ये माइनर एक्ट कवर हो रहा है, आई होप कि दिस इज कंप्लीट इन दैट रेस्पेक्ट, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड एडवांटेजियस फॉर योर स्टडी। सो गाइज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल, और आप लोग वीडियो को न केवल पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, बल्कि सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।